हेलो दोस्तों, यूट्यूब आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे बिल्कुल दोस्तों। और प्रतिदिन की भांति आपके लिए फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक, बिल्कुल आप इससे पहले देख चुके हैं। हिमालय पर्वतमाला आपको जो है सो भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत जो खंड अलग अलग किए गए, जिसमें हिमालय पर्वतमाला, उत्तर का मैदान, आपको प्रायद्वीपीय पठार, आपको है सो राजस्थान के मरुस्थल, और फिर है सो तटीय मैदान, आपको लक्षद्वीप, इस तरीके से 6 खंडों में विभाजित हुए हैं। उसमें से आज हम लोग है सो दूसरे भाग को जानेंगे। बिल्कुल हिमालय पर्वतमाला के वीडियो को आप लोगों ने देखा, काफ़ी आपने सराहना भी किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और उत्तर के मैदान को, उसके दूसरे भाग को देखते हैं, उत्तर के मैदान को। और उत्तर के मैदान को देखने से पहले बिल्कुल आपसे पुनः एक बार आग्रह होगा कि आप लोग है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी नए लोग हैं, और बेल आइकन को दबा दें। बिल्कुल दोस्तों, चूँकि आपसे यह बड़ी अपेक्षा है हमें, चूँकि इस समय में इसकी आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं, लेकिन कहीं पर आप एक लाइक नहीं करते हैं, एक अपनी कमेंट्स को नहीं देते हैं। हमें क्या पता कि आपने अपनी प्रतिक्रिया को किस रूप में हमें दिया। तो बिल्कुल आपकी प्रतिक्रिया की हमें आवश्यकता है। अच्छे वीडियो लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं, या फिर और कौन से सुधार होनी चाहिए, यह मुझे आपसे जानकारी होगी। तो पहला काम, अभी आप वीडियो रोककर लाइक मारिए दोस्तों, बिल्कुल, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, इसलिए कि सारे लोगों को इसका लाभ मिले। बिल्कुल, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पूर्ण आशा है कि आप ऐसा काम करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आज की वीडियो को हम लोग देखने से पहले ये काम आप जरूर से करें कि आप वीडियो को अभी ब्लॉक कर दीजिए और आप चले जाइए हिमालय की उत्पत्ति के वीडियो को देखें, इसलिए कि आप लोग उसे देखे नहीं हैं। और आज मैदानी भाग को जानने के लिए हमें उन वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरत है, आपको ज़रूरी है। तो आप हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई उस वीडियो को देखिए और फिर हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। तो आइए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हिमालय की उत्पत्ति वीडियो के देखने के क्रम में आप प्लेटों का किस प्रकार से भूमिका है हिमालय की उत्पत्ति में, आप यह जान गए होंगे। और किस प्रकार से है सो ये आपको यूरेशियाई प्लेट में या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आकर यहाँ पर है सो दोनों करीब में खिसकते हुए नज़दीक तक पहुँचते हैं। और ये भाग जो है क्या कहलाता है, चूंकि आप वीडियो देख चुके होंगे, तो बिल्कुल यह टेथिस सागर हुआ करता था। टेथिस सागर यहाँ पर होता था। और यह जो है सो आपको है सो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपको यूरेशियन एशियाई प्लेट के करीब आके यहाँ पर है सो, और दोनों आपस में सट गया यहाँ पे। तो ये जो प्लेट है, आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ यूरेशियाई प्लेट से जितनी भी नदियाँ हैं, वो सभी नदियाँ हैं सो उनका मुहाना कहाँ होता है, समुद्र में होता है। तो अपने बहुत सारे अवसादों को बहा कर लाते हैं और नदियों में गिराते हैं अपने मुहाने पर। तो यह प्रक्रिया लंबे समय से, जब ही यह हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति नहीं हुई थी, यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला नहीं बने थे, तभी से ही उत्तर से दक्षिण दिशाएं में यह इस भाग से नदियों के द्वारा अवसाद यहाँ गिराए जा रहे थे। कहाँ, टेथिस सागर में। और उसी प्रकार से यह दक्षिण, जो आज हमारा दक्षिण भारत है, इस भाग से भी नदियों के द्वारा है सो उत्तर दिशा में टेथिस सागर में अवसाद गिराए जा रहे थे। और यहाँ पर टेथिस सागर के इस भाग में काफी अवसाद यहाँ जमा हो चुके थे, जो नदियों के निक्षेप से आज भी जो है सो नदियाँ इस कार्य को करती है। तो कुछ नदियां ऐसी भी हैं, जब यह प्लेट यहाँ सट गए, हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति हो गई, अर्थात वलय बन के हिमालय पर्वतमाला का यहाँ निर्माण हो गया, तो उस समय में वह नदियां जो इधर से आपको यूरेशियाई प्लेट की तरफ से बहती हुई यहाँ पे आपको है टेथिस सागर में गिरती थी, वह नदियां इस हिमालय पर्वतमाला को काटती हुई और नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ आके आज भी बंगाल की खाड़ी में यह नदियां ऐसो गिरती है। तो वो जिसमें आप महत्वपूर्ण सिंधु नदी आप देख सकते हैं। तो सिंधु नदी का तो खैर प्रवाह आपको दूसरी दिशा में है, तो वह जो है जम्मू कश्मीर में हिमालय को काटती हुई और पाकिस्तान चली जाती है। और फिर सतलज नदी को आप देखेंगे तो सतलज नदी भी आपको जो है सो इधर से ही बहती थी, और इस प्रकार से वह हिमालय पर्वतमाला को काटकर, और वह भी जो है सो सिंधु नदी में जाकर मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि आप देख सकते हैं कि हिमालय के आपको पैरेलल यहाँ से बहती हुई, और यह अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती हुई बांग्लादेश होकर है सो यहाँ बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो ऐसी कुछ नदियां हैं जो हिमालय
पर्वतमाला के निर्माण के बाद भी है सो उस हिमालय पर्वतमाला को काटती हुई है सो और भारत के इस भाग में आकर और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये नदियां करती क्या है, अपने साथ बहुत सारे निक्षेपों को बहाकर लाती हैं और मैदान उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो ये हमारा भारत का जो ये विशाल मैदान आप देख रहे होंगे, यह यहाँ पर आपको है सो सतलज और यहाँ पर आपको ब्रह्मपुत्र, इन नदियों के द्वारा, और बीच में गंगा नदी, तो इन नदियों के द्वारा है सो लंबे विशाल आपको मैदानों का निर्माण किया गया है। और ये जो है सो पूरे तरीके से जलौढ़ मिट्टी से ये आपको है सो बनाए गए हैं। ये जितनी भी नदियां यहाँ पे है जलौढ़ मिट्टी है और काफ़ी पंक और काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है इनकी। तो उसके द्वारा उनके निक्षेपों से नदियों के द्वारा ये आपको है सो मैदान बनाया गया। और ये आपको अलग अलग नदियों के कारण यहाँ पर इस मैदान को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर सिंधु नदी का प्रवाह, और सिंधु नदी के जो सहायक नदियाँ हैं, रावी है, सतलज है, ब्यास है, चिनाव है, झेलम है, तो ये सभी नदियों के द्वारा आपको इस भाग में वह मैदान बनाए गए हैं जो आपको सिंधु नदी के मैदान के नाम से जाने जाते हैं या फिर पंजाब के मैदान के नाम से भी जाने जाते हैं। तो काफ़ी लंबा विस्तार है, लेकिन अधिकांश वह जो सिंधु नदियों का विस्तार है वह पाकिस्तान में है, अर्थात इस भाग में है, पाकिस्तान में है। हमारे भारत में उसका बहुत कम ही भाग है, इसलिए इसे हम लोग है सो सतलज के मैदान नामकरण यहाँ पर दिए हैं। चूंकि यहाँ पर जो भाग है पंजाब में वह सतलज नदी के द्वारा यहाँ पर वह मैदान बनाया गया है। तो हम लोग इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे इन नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान। चूंकि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारे यहाँ जो भी महत्वपूर्ण कृषि जो भी है वह इन्हीं मैदानी भागों में होती है, चाहे वह धान की बात कर ले, गेहूं की बात कर ले, या फिर गन्ना, आपको इस तरह के, या फिर दलहन, सभी जितने भी अनाज, महत्वपूर्ण अनाज हैं इसी मैदानी भाग में होते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि जब नदियाँ यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ तो क्रमशः मैदान में उसकी आकृति के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण आकृतियाँ बनी, उसका नामकरण हुआ, और वो क्या क्या है। तो चलिए हम लोग उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब आपको बताने का हम प्रयास करेंगे कि ऐसी आकृतियां आपको जो है सो यहाँ पर देख सकते हैं। भांवर का मैदान, तराई का मैदान, बांगर का मैदान, खादर का मैदान और डेल्टा, ये आपको स्वरूप मैदानी भागों में मिलते हैं आपको। तो ये जो है हिमालय के जो गिरिपद अर्थात शिवालिक का भाग, आप हिमालय की उत्पत्ति में जाएंगे तो वहाँ पर आप हिमालय पर्वतमाला में, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको स्पष्ट होगा कि हिमालय को 4 भागों में बांटा गया, उसकी संरचना के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर और समयानुकूल उनकी उत्पत्ति हुई उसके आधार पर। ट्रांस हिमालयन, आपको हिमाद्रिक, और फिर हिमाचल और शिवालिक। तो ये आपको शिवालिक सबसे नीचे का, हिमालय के गिरिपद का भाग आपको शिवालिक हुआ। तो शिवालिक नदियाँ जो है जब आगे की ओर बढ़ती है शिवालिक से, तो इस प्रकार से नदियाँ ये रूप भी देती हैं जिसमें भावर का मैदान बनता है, तराई का मैदान बनता है, बांगर का मैदान होता है, खादर का मैदान होता है और डेल्टा होता है। सबसे पहले चित्रों में आप देख लें कि नदियां इस प्रकार से यह निर्माण की हुई है। तो आप देख सकते हैं कि यह लगभग जम्मू के आसपास से आपको जो है ये भांवर का मैदान असम तक आपको चला आता है। और क्या होता है, रेतीले पत्थर के टुकड़े, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, और इस प्रकार से केवल रेत और पत्थर होते हैं उसमें, जिसके वजह से इस भाग में जो छोटी मोटी नदियां हैं वो विलुप्त हो जाती हैं। वो बहती हुई यहाँ पे आके आपको भांवर के मैदान में वो विलुप्त होती हैं पर्वतीय स्थान से आकर, और फिर पुनः तराई के मैदान में जब आती हैं तो वहां से निकल जाती हैं। चूंकि उनकी आकृति ही कुछ इस प्रकार से है कि ऐसा होता है। तो ये आपको भांवर के मैदान पथरीले, जब नदियां जो है पर्वतीय भाग से मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो शुरुआती दौर में वह भांवर का मैदान का निर्माण करती है। और यह मैदान किसी भी उपयोग के लायक नहीं है, यहाँ खेतीबाड़ी नहीं की जा सकती क्योंकि केवल पत्थर ही पत्थर हैं वहाँ पर। चलिए अब उसके बाद आते हैं तराई का मैदान। ये दलदली भाग होता है, यहाँ पर दलदल पाए जाते हैं। और सुंदरबन का डेल्टा कहीं जो आपको विश्व में सबसे प्रसिद्ध है, यह सुंदरबन का डेल्टा, जो कि आपको पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश
के पास बनते हैं, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के संयोग से वहाँ पर बनते हैं जो डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा भी उन्हीं तराई मैदानी भाग में ही वह अवस्थित है। तो ये क्या होता है, यह तराई का मैदान बनता है जो कि काफ़ी दलदली होता है, लेकिन वहाँ पर भी दलदली भाग में भी काफ़ी खेती वहाँ पर की जाती है। खास करके आपको चावल धान की खेती वहाँ पे की जाती है। तो ये आपको तराई का मैदान हो गया। फिर तीसरा हो गया बांगर का मैदान। तो बांगर, चूंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो है सो जलौढ़, ये मिट्टी जो है सो जलौढ़ मिट्टी है और काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है। तो यह बांगर जो है सो सबसे उपयुक्त मिट्टी हुआ। और यह जो आप देख रहे हैं यहाँ, यह पूरे तरीके से बांगर का ही मैदान है यहाँ पे। तो ये आपको है बांगर, जो कि जलौढ़ मिट्टी से निर्मित होता है और खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होता है यह बांगर का मैदान। और तब आ जाता है खादर का मैदान, चौथा खादर का मैदान। यहाँ पे खादर का मैदान क्या होता है कि नदियाँ वर्षा के दिनों में काफ़ी उसमें बाढ़ आती है, और बाढ़ आने के फलस्वरूप है सो नदियाँ काफ़ी मात्रा में है सो मिट्टी को वहाँ पे जहाँ तहाँ आपको है सो आसपास के क्षेत्रों में जो उसका एरिया है, बाढ़ जहाँ आते हैं वहाँ पर वो छोड़ जाती है, और वह जो है सो खादर के मैदान के नाम से जाने जाते हैं। तो यह भी काफ़ी आपको है सो उपजाऊ मिट्टी होती है। एक चीज़ बोलेंगे कि बांगर का मैदान उच्च भूमि होता है, जिसके वजह से वहाँ पे बाढ़ नहीं आता, जबकि खादर के मैदान में प्रत्येक वर्ष है सो बाढ़ आता है। तो बाढ़ आने के वजह से यहाँ पर नए मिट्टियों का निक्षेप होता है, जलौढ़ मिट्टियों का, और उसके बाद यह सबसे उपयुक्त यह आपको है सो खादर का मैदान खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है। लेकिन बरसात के दिनों में यह बाढ़ है में डूब जाते हैं। और तब आता है डेल्टा। तो डेल्टा जो क्या होता है, डेल्टा नदियां अपने अंतिम अवस्था में। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ डेल्टा को देखें, चूंकि आप भांबर को समझ गए होंगे, चूंकि यह पथरीली और खेती के लिए अनुपयुक्त यह मैदान होता है। दूसरा है तराई का मैदान, जो कि दलदल होता है काफ़ी, लेकिन फिर भी उस मिट्टी में धान जैसे फसल काफ़ी यहाँ पे उपज किए जाते हैं। बांगर का मैदान आपको जो है यह काफ़ी उपयुक्त होता है खेती बाड़ी के लिए, और खादर का मैदान भी होता है। लेकिन खादर और बांगर में भिन्नता यह है कि खादर उच्च भूमि है और ये बांगर उच्च भूमि है, और खादर है सो निम्न भूमि होने के कारण बरसात के दिनों में यहाँ पर बाढ़ आ जाया करती है। और डेल्टा को हम लोग जान ले तो नदियाँ जो है सो इस प्रकार से बहती हुई एक अंतिम अवस्था में, चूंकि पर्वतीय भाग से जब उतरती है तो उसके ढाल काफ़ी तीव्र होते हैं, बहुत तेज रफ्तार से वो चलती है, और एक समय ऐसा आ जाता है कि अब पैडलर बहना शुरू कर देती है। अब उसमें फोर्स नहीं होता है, नदियों में फोर्स नहीं होता है, जो कि वह समुद्र में मिलने से पहले नदियों की अवस्था आ जाती है। तो क्या होता है अंतिम अवस्था में, अब चूंकि नदियां आपको मैं पहले ही बताया कि अपने साथ है सो अवसादों को बहाकर लाती है, इसलिए पर्वतीय भाग में आप देखेंगे कि वहाँ पर ये जो भांबर का मैदान में पत्थर कहाँ से मिलते हैं, पर्वतीय भाग से है सो नदियों के द्वारा बहाकर लाए जाते हैं, वही आपको है सो पत्थर होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मैदानी भाग में बहने के कारण क्या होता है, मिट्टी को साथ में बहाकर लाता है, और लाते लाते अवसादों को अपने अंतिम अवस्था पर मुंह पर जमा हो जाता है उसके, और जमा होने की वजह से नदियाँ यहाँ अनेक भागों में आपको है सो विभक्त होती चली जाती है। और यह आपको है सो विभक्त होने के कारण सभी जगह कहीं ना कहीं अवसाद वो मिट्टी के लगते हैं, और यह भाग डेल्टा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और सुंदरबन का डेल्टा विश्व प्रसिद्ध है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैदानों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। चूंकि ये तो मैं आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर मैदान को नदियों के हिसाब से ये मैदान को मैं यहाँ पर दिखाया। चूंकि हमारे भारत में खास करके 3 नदियाँ, अगर इधर बात करें उत्तर पश्चिम में बात करें तो सिंधु नदी, फिर मध्य भाग में करें तो गंगा का मैदान, और अंतिम में इधर असम की तरफ अरुणाचल प्रदेश की तरफ हम लोग आते हैं तो यहाँ पर है सो ब्रह्मपुत्र नदी। इन तीनों नदियों के द्वारा यह मैदान बनाए गए हैं। तो केवल वो 3 नदी ही नहीं है, उसके साथ सहायक नदियां हैं। अगर हम सिंधु की बात कर ले तो सिंधु की 5 सहायक नदियां, जिसके नाम पर पंजाब जाना जाता है, बिल्कुल, झेलम, रावी, सतलज, चिनाब और ब्यास। तो ये 5 नदियां उसको इसके नाम को ही पंजाब देते हैं। 5 नदियां इस जगह को पंजाब नाम देते हैं, लेकिन इसका सिंधु नदी का अधिकांश भाग जो है सो पंजाब में है। हमारे भारत में सिंधु नदी तो बहती है आपको जम्मू कश्मीर में केवल, तो इसलिए उसका मैदानी भाग टोटल पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर क्या है, उसकी सिंधु नदी की सहायक नदियां सतलज नदी यहाँ पर है, तो इस सतलज का मैदान का निर्माण होता है यहाँ पे।
और फिर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं अर्थात पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो गंगा, यमुना, ये सभी, तो गंगा मूल नदी है और उसकी सहायक नदियां साथ में हैं, तो इसलिए ये गंगा के मैदान के नाम से जाने जाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं इधर, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल के पास पहुँचते हैं, तो वहाँ पर चूंकि आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है सो बहती हुई और अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और असम से लेकर यह थोड़ी भाग पश्चिम बंगाल में भी आपको जो है सो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इन मैदानों का निर्माण किया जाता है और ये काफ़ी आपको जो है सो उपजाऊ मिट्टी होते हैं और सभी तरह के जितने भी जितने भी अनाज होते हैं वह इन्हीं मैदानी भाग में आपको है सो उत्पन्न किया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ये जो आपको है हमारे जो उत्तर के मैदान हैं, इस मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो पंजाब का मैदान, दूसरा राजस्थान का मैदान, तीसरा गंगा का मैदान और चौथा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये आपको पंजाब का जो मैदान है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा यह पंजाब का मैदान बनाया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पंजाब के मैदान को हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं, यहाँ जो भारत के नक्शे में है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सिंधु नदी आपको जो है सो यहाँ पे कैलाश पर्वतमाला से यहाँ से निकल के और यह जम्मू कश्मीर होती हुई और इस प्रकार से यह पाकिस्तान में आती है और घूमकर यह आपको यहाँ पे अरब सागर में गिर जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ एक और सतलज नदी जो बड़ा महत्वपूर्ण नदी है और सतलज नदी इस प्रकार से यह आपको पंजाब होती हुई और यह है सो इसी आपको सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके अतिरिक्त है सो आपको झेलम नदी है, फिर उसके बाद रावी नदी है, फिर है सो चिनाब है और फिर है सो ब्यास है। ये आपको है तो इस 5 नदियों के द्वारा यहाँ पर है सो सिंधु का मैदान कहलाता है। लेकिन हम यहाँ पर पंजाब का मैदान इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे भारत में पंजाब जो है राज्य, वहां पर इन नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान हैं, क्योंकि बाकी तो वह आपको पाकिस्तान में है तो उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो हमारे भारत में यह पंजाब जो है यह आपको है सो इन नदियों के द्वारा बनाया गया है, जिसमें मूल रूप से है सो सतलज और यमुना नदी के द्वारा बनाया गया मैदान है। तो फिर इसलिए हम लोग इसको सतलज यमुना का मैदान कह सकते हैं, क्योंकि यमुना नदी यहाँ पे है आपको बह रही है और गंगा नदी से पश्चिम दिशा से पीछे की ओर से वह आकर गंगा नदी में मिलती है। तो यह गंगा यमुना नदी का जो है सो जो क्षेत्र है जहाँ तक उसके पानी से बनाए गए आपको मैदान है, वह भाग यह लाल वाला आपको भाग है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा है सो राजस्थान का मैदान। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे डॉट डॉट किए हुए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान भारत का एकमात्र मरुस्थल थार रेगिस्तान राजस्थान में ही है। अरावली पर्वतमाला यहीं पर है, राजस्थान में आपको है। तो अरावली के पश्चिम में आपको जो है सो यह राजस्थान का मैदान बना हुआ है और काफ़ी यह है सो उपजाऊ यहाँ की मिट्टी नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर कभी बारिश नहीं होती है और जिसके वजह से यह रेगिस्तान बना हुआ है। एकमात्र यहाँ पर बहने वाली नदी कौन सी है? लूनी नदी है। बिल्कुल एकमात्र यहाँ पर लूनी नदी बहती है। तो इसीलिए यह जो है सो बहुत खेती के योग्य यहाँ की आपको मैदान यह नहीं है। तो ये राजस्थान का मैदान हो गया। अब हम लोग आते हैं गंगा का मैदान। मैं यहाँ पर उसकी विशेषताओं के आधार पर इस गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा हूँ। एक है ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा है मध्य गंगा का मैदान और तीसरा है निम्न गंगा का मैदान। बिल्कुल दोस्तों, तो यह ऊपरी गंगा का मैदान गंगा और यमुना पीछे से यह चूंकि यमुना का पार्ट इधर आपको इधर सतलज नदी से छूता है और इधर गंगा नदी से, चूंकि वह गंगा में आकर मिलती है। तो यमुना नदी अब यहाँ से आपको उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है और उसके साथ अन्य बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि गंडक है, कोशी है, आपको बागमती है और ये बहुत सारी नदियाँ हैं। तो ये उत्तर दिशा से आकर गंगा में मिलती है। अब यह गंगा की बात हम कर लें यहाँ पे, तो ये गंगा नदी है, ये आपको बहती हुई जाके और यह पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। इसके पीछे से यमुना नदी का निकास है और यमुना नदी जैसा कि आप जानते हैं कि इलाहाबाद में जाकर इसी गंगा नदी में मिलती है यहाँ पर। तो ये आपको उसकी सहायक नदी हुई, तो उसके द्वारा भी ये मैदान बनाया गया। आप यह भी जानते हैं कि चंबल है, बेतवा है, केन है,
इस प्रकार से इधर बिहार में आगे बढ़ेंगे तो सोन नदी है, यह सभी है सो दक्षिण दिशा से जाकर और आपको है सो गंगा में मिलती है। तो इन लोगों के, इन सहायक नदियों के द्वारा भी यहाँ मैदान बनाए गए। आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर झारखंड में जब चले जाएंगे तो वहाँ पर छोटा नागपुर में आपको जो है सो दामोदर नदी, वह भी आपको यहाँ पर मैदान बना रही है। तो इस प्रकार से ये नदियों का आपका विस्तार यहाँ तक आपको हुआ, यह गंगा के मैदान कहलाए। फिर हम लोग इधर बढ़ते हैं तो यह है सो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया मैदान है। ब्रह्मपुत्र नदी की अभी यह है सो भारत के पैरेलल उत्तर दिशा में, नेपाल के उत्तर दिशा से यह बहती हुई तिब्बत में और इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और असम होती हुई यह नदी है सो बांग्लादेश में चली जाती है और इसी गंगा नदी में मिल जाती है आपको यहाँ पे। तो ये आपको है सो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया मैदान है यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। और ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत सारे इस तरह के नदी द्वीप भी बने हैं। अब नदी द्वीप क्या है, तो नदियां बहती है और बहते हुए बीच भाग में आपको है सो इस प्रकार से द्वीप का निर्माण कर लेती है। तो ये बीच में जो खाली भाग हो गया यह नदी द्वीप के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र में ऐसा ही एक विशाल नदी द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, मांजुली। बिल्कुल वह है सो आपको मांजुली के नाम से जाना जाता है और वह है सो आपको असम में इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो बहुत बार प्रश्न में आए हैं कि किस नदी पर जो है सो मांजुली द्वीप है या फिर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है सो किस नदी पर है, तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे गए हैं। तो ये आपको जो है सो नदियों के द्वारा बनाए गए ये मैदान आपको हैं। अब हम लोग आ जाते हैं निम्न गंगा के मैदान में। जैसा कि आप जानते हैं कि डेल्टा भाग जो यहाँ पर निम्न आपको गंगा के मैदान में ही डेल्टा बनते हैं और सुंदरबन का डेल्टा यहाँ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ये डेल्टा भाग है। अब ये मैदानी भाग ही खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। यहाँ पर धान, चावल या फिर आपको दलहन या तिलहन सभी तरह के अनाज इसी मैदानी भाग में आपको उपज होता है। तो चलिए हम लोग आज इस मैदानी भाग को समाप्त करते हैं यहीं पर वीडियो को, और अगले वीडियो में हम लोग आते हैं जो दक्षिण का पठार और है सो आपको ये आपको है सो तटीय मैदान, इन दोनों को जानेंगे चूंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो एक अगले वीडियो में ये दोनों को हम लोग कवर करेंगे और बड़ा ही महत्वपूर्ण है चूंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। नर्मदा नदी है, विंध्याचल पर्वतमाला है, सतपुरा पर्वतमाला है, आपको दक्कन में अन्नामलाई, अनई मोदी, आपको है सो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस वीडियो को भी जरूर से देखिएगा। ऐसा नहीं कि चूंकि आपकी तैयारी के लिए हम कटिबद्ध हैं तो हम मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आप सीरियस होकर देखिए तभी आपकी तैयारी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।